गुरमीत सिंह सर से आग्रह करूंगी कि कृपया वो दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। साथ ही आग्रह करूंगी मैं सीए सुशील गोयल सर से, जो कि हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं, वो दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। सेक्रेटरी टू गवर्नर मिस्टर रविनाथ रमन, लीगल एडवाइजर टू गवर्नर श्री अमित सिंह सिरोही, डायरेक्टर जीपीओ देहरादून मिसेस अनुसुईया प्रसाद, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नर स्वाति एस भदौरिया, और साथ ही मैं अनुरोध करूंगी सीए तेजिंदर कौर मैडम चेयरपर्सन श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब मैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से सीए सुशील गोयल सर से अनुरोध करूंगी कि वो आज के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह सर को बुके प्रेजेंट करें, पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत सत्कार करें। साथ ही अनुरोध करूंगी मैं सीए तेजिंदर कौर मैडम से, जो चेयरपर्सन है देहरादून ब्रांच की, कि वो सर का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर करें। हम स्वागत करना चाहेंगे सेक्रेटरी टू द गवर्नर मिस्टर रविनाथ रमन सर का भी। साथ ही एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नर मैडम स्वाति एस भदौरिया का स्वागत है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया स्वागत करता है डायरेक्टर जीपीओ देहरादून मिस्टर अनुसुईया प्रसाद का, जो कि अतिथि हैं इस प्रोग्राम के। धन्यवाद सर। स्वागतम सुखदम सर्वेषां, स्वागतम शुभमंगलम, आनंदमय समय है अत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः। Meaning, welcome to all with joy, with auspiciousness. May this moment be filled with happiness, and may everyone be blessed with joy and well-being. Namaskar, good morning. Honorable Governor, Lieutenant General Gurmeet Singh Sir, आपका बहुत स्वागत है। हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, हमें ये मौका देने के लिए कि हम आए और इस प्रोग्राम में आपके जो स्टाफ हैं उनके लिए फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी का एक सेशन रख सकें। सर बहुत धन्यवाद। साथ ही ऑनरेबल सेंट्रल काउंसिल मेंबर, डिप्टी कन्वीनर ऑफ फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी डायरेक्टरेट सीए सुशील गोयल सर, आपका भी बेहद स्वागत है प्रोग्राम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी सेक्रेटरी टू गवर्नर मिस्टर रविनाथ रमन सर का, लीगल एडवाइजर टू गवर्नर मिस्टर अमित सिंह सिरोही सर का, डायरेक्टर जीपीओ देहरादून मिस्टर अनुसुईया प्रसाद सर का, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नर स्वाति एस भदौरिया मैडम का। हम स्वागत करेंगे हमारे देहरादून ब्रांच चेयरपर्सन सीए तेजिंदर कौर मैडम का। साथ ही I welcome all the distinguished members of the Management Committee of the Dehradun branch. I welcome all the dignitaries present here and the participants who are going to participate in this session.
हमारे देश के आर्थिक भविष्य को आकार देने में वित्तीय साक्षरता की भूमिका को कम करके आंका नहीं जा सकता। ऐसी दुनिया जो तेजी से आर्थिक जटिलताओं से प्रेरित होकर आगे बढ़ रही है, वहां यह जरूरी है कि हम वित्तीय परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट करते हुए खुद को ज्ञान और कौशल से लैस करें। Today's program is a significant step in the direction aiming to empower individuals with the understanding required to make informed financial decisions. On this note, I would like to invite CA Sushil Goyal sir for the welcome address. Sir is the Central Council member of the Institute of Chartered Accountants of India and the Deputy Convener of the Financial and Tax Literacy Directorate of ICAI. Sir, please. Honorable Governor of Uttarakhand, Lieutenant General Sri Gurmeet Singh Ji, Secretary to Governor Sri Ramnath Raman Ji, Additional Secretary to Governor Srimati Swati S. Bhadoria, Financial Advisor to Governor Dr. Tripti Srivastava, who is looking after this program, Director GPO, Mr. Anusuya Prasad, and our branch chairperson, Tajinder Kaur, CA Tajinder Kaur, and Secretary CA Sahib Anand, and other member of the management committee of the branch, and ladies and gentlemen. It is indeed great pleasure speaking in this particular program, which is organized by Governor House in collaboration with ICAI, the Institute of Chartered Accountant. I want to speak about the Institute of Chartered Accountant. Institute of Chartered Accountant established 75 years before, and this year we are celebrating 75 years of trust. Vishwas ke 75 saal. Even Prime Minister sir, on 1st July 2017, while addressing Chartered Accountant fraternity, addressed that my signature has less value than the value of Chartered Accountant signature. So this was just a comment from him. I thought I should tell all of you. Institute of Chartered Accountant having 180 branches in the country, and we have representative office across the world. In 50 countries we are available, and presently we are having 4,25,000 members and 9 lakh students, which makes us the largest accounting body in the world. And the second largest body is far behind, almost having 60% capacity of the ICAI. So we are leading. Last year we have organized the World Congress, that is the Olympic of Accountants in India, first time after almost 120 years. It was first hosted in India. Almost 8,000 professionals, out of that 3,000 professionals from across the world have attended that program. That given a good mileage to us across the world. ICAI not only taking care of chartered accountancy profession, we also do this education of the chartered accountancy course is also domain area of the Institute of Chartered Accountant only. And our exam system is most renowned exam system. We claim, or it is also approved or agreed by the Supreme Court. When in one of the judgment they have commented that if you want to learn how to conduct exam, please go to Institute of Chartered Accountant and learn it from them. So this was the biggest comments received by us. Our membership is represented by the female member 1/3. 1/3 members are female member now, and 44% students are female students. And there is no reservations. Without any reservations, this is a course which can be done by any person in the country. Almost we conduct exam at 500 centers in the country. And it is
2 times or 3 times, the final exam conducted 2 times and the intermediate exam conducted 3 times. Now I am touching upon this financial literacy, how it is important. India, which represents almost 18% of the world population, we have only 77% literacy rate in the country. And if we talk about the financial literacy, it comes down to 27%. And we, day in, day out, we understand the financial frauds are happening, or people are not able to get full benefit of their financial resources. So for this purpose, we understand financial literacy is the most and must be communicated to all. So ICI is now carrying a motto this year that Har Jan Har Man Vittya Gyan Se Sampann. So with this motto, with the Government of India is also having this Vittya Saksharta Abhiyan. So this also we supporting Government of India Vittya Gyan ICI Ka Abhiyan. So this is the target. We are conducting program across the country. This year we have a this we call Yatra, MSME and Startup Yatra, which we have in this Yatra our vehicle traveled to 100 cities of the country and in 100 days. And the target which we have taken is to bring awareness about the tax and financial literacy. For this MSME Yatra, we have the topic which we have carried is the tax and financial literacy. So across the country, this vehicle was moved and we have delivered lectures. Our speakers have delivered lectures in 100 cities on the topic tax and financial literacy. I can speak long on the topic, but we have invited a speaker for this particular purpose, so he is going to take the topic. I must say, Governor Sir, we are really thankful, heartfelt thanks to you for allowing us or giving us opportunity to conduct this program in Governor House, by which we are, and we are also thankful for your presence also in this program. So thank you each one of you for being here. I hope this session will going to add value to your life. Thank you. Thank you so much, sir. Sir has rightly said that we have the financial literacy percentage of just 27%. To push that percentage further to a higher and a respectable number, the Institute of Chartered Accountants of India has planned to have this directorate, Financial and Tax Literacy Directorate, to educate individuals, businessmen, corporate houses, general public, housewives, scientists, doctors, each and every citizen of the country, so that they will be their own decision maker. So without further ado, now we'll start the session. And now I would invite CA Abhijit Kolapkar. I would introduce the speaker of today's session. Sir is a book writer. Sir is author of the best-selling finance book, Arth Shakshar Vaha in Marathi, which is also available in Hindi by the name Kahan Lagaye Paisa, and Money Works. That was published by Penguin Publications. All the versions are available. So I would request CA Abhijit Kolapkar sir to please start the session. नमस्कार। माननीय राज्यपाल महोदय गुरमीत सिंह जी, आईसीआई सेंट्रल काउंसिल मेंबर सुशील कुमार गोयल जी और उपस्थित सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे लिए ये अत्यंत गर्व की बात है कि आज मुझे आपके समक्ष फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का आपने अवसर दिया। तो
आर्थिक विषयों में जितना हमारी रुचि रहनी चाहिए उससे बहुत कम रहती है। हम लोग पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड ये सारी चीजों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन पैसे चाहिए तो सबको, लेकिन वो काम कैसे करता है टेक्निकली उस पर हम ज्यादा ध्यान देते नहीं। और फाइनेंशियल लिटरेसी न होने के कारण हमारा जो मिशन है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या डेवलप्ड इकोनॉमी, उससे हम काफी पीछे रह गए हैं। तो ये शुरू करने से पहले मेरे से 2 विनतियां है कि आप अगर नोट निकाल सके मोबाइल पे या नोटपैड पे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपका ध्यान रहे। और दूसरी चीज, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में मैं जब से आया हूँ तो हिंदी सुन के मुझे कॉम्प्लेक्स आया है कि मैं कैसा कर पाऊँ। तो हाँ, और आपको क्वेरी शीट दिया है, आपकी जो भी कुछ क्वेरीज है आप उसमें जोड़ दीजिए, हम अंत में उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओडिसीस और साइरन करके कथा है, ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। ओडिसीस एक राजा था और वो ट्रोजन वॉर जीत के अपने प्रदेश वापस जा रहा था। तो उनको बोला गया था कि भाई एक द्वीप है, वहां पे साइरन्स करके मायावी प्राणी है, वो आपको बहुत अच्छा गाना सुनाएगी, लुभाएगी और फिर मार डालेगी। तो आपको वो द्वीप के नजदीक जाना ही नहीं है, भाग जाना है। लेकिन ओडिसियस को तो वो गाना सुनना था, तो उसने एक आइडिया लगाई, सारे नाविकों के कान में मोम डाला और पट्टी लगा के उनका कान बंद कर दिए। और नेक्स्ट चीज उन्होंने कही कि मुझे वो खंबा है उससे आप कस के बांध दो, मेरे कान मात्र खुले रहो, मुझे तो सुनना है, और मैं कहूं आपको मुझे छोड़ दो तो और कस के बांध दो। तो वो वहां से गुजरे, अच्छे से उनकी वो यात्रा पार हो गई और उन्होंने वो गानों का आनंद भी लिया। तो ये स्टोरी से हमें कुछ 5 सीख मिलती है जो फाइनेंशियल लिटरेसी से बहुत जुड़ी है, कि हमें फोकस रहना है, डिसिप्लिन रहना है। ओडिसीस अगर कह देता कि मुझे खुला छोड़ दो तो मैं सुनूंगा गाने, तो वो बात नहीं, वो पार नहीं कर पाते यात्रा। और लॉन्ग टर्म का सोच किया, सिर्फ गाना सुना और मर गए, ये उनका टारगेट नहीं था, उनको अपने देश भी जाना था। तीसरा चीज था प्ले इट सेफ, मतलब उन्होंने वो रिस्क अच्छे से मैनेज किया। चौथी चीज, उन्होंने पहले इंफॉर्मेशन निकाली थी स्ट्रेटेजिकली कि क्या अड़चने मुझे आ सकती है। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने प्लान पे डटे रहे। तो ये सारी चीजें वित्तीय साक्षरता में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार की बात, न्यूज क्लिपिंग्स हम देखते हैं, व्हाट्सएप पे आती है, धोखाधड़ियां बढ़ रही है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का अभाव। और फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? तो ये हमें जो ज्ञान मिलता है स्कूलों से, कॉलेजेस से, वो बहुत ही अलग किस्म का होता है। मतलब एक बच्चे को आप 10 साल तक क्रिकेट खेलना सिखाओ और 11वें साल में उसको बोलो कि चलो आप बॉक्सिंग सीखो आप, तो क्या होगा? वो मार खाएगा। वैसा ही हमारा होता है, हमें ये सिखाया नहीं जाता है, या जब सिखाया जाता है हम ध्यान नहीं देते। तो जैसे 6 अंध व्यक्ति और हाथी की कहानी आपको मालूम रहेगी कि उनको हाथी को टच करने के लिए बोला, तो किसी को हाथी सांप जैसा लगा जिसने पूंछ को छुआ था, जिसने पैर को छुआ था उनको कॉलम जैसा लगा, किसी को पेड़ जैसा लगा, लेकिन हाथी तो वैसा है नहीं। वैसे ही आर्थिक चीजों के बारे में है। ये एक बहुत ही सुंदर और कंटिन्यूअस जर्नी है और ये स्किल है, मतलब ये सीखा जा सकता है। स्क्रीन पे आपको ये मोबाइल दिखता रहेगा, नोकिया 3315। आप में से कितने लोगों ने ये यूज किया है शुरू में? इसकी बैटरी भी अच्छी थी, ये यूज करने के लिए आसान था। और अभी जो स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐप है वो उसमें नहीं थे, कोई भी यूज कर सकता था। ये मोबाइल यूज करना जितना सिंपल और सरल था, वैसे ही आर्थिक चीजों का है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है उसमें क्या क्या चीजें हैं, कि आपकी इनकम कहाँ से आती है और खर्चे कहाँ होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करना, मंथली बजट तैयार करना, इंश्योरेंस क्यों हमें जरूरी है, कर्जों का व्यवस्थापन करना और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना और धोखाधड़ियों से बचना। कई बार क्या होता है, हम जंप करते हैं इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंशियल लिटरेसी का पड़ाव है, सब कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो हमें
एक ऑप्टिमिज्म बायस करके टर्म है बिहेवियरल फाइनेंस में। उसमें क्या है, हम सक्सेस के चांसेस ज्यादा हमेशा ढूंढते हैं, बहुत ही आशावादी रहते हैं। हमें लगता है कि लाइफ ऐसी है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन लाइफ कैसी है? ऐसी। आप सबको पता है, हम जो सोचते हैं वो कई बार होता नहीं। ये जरूरी नहीं है कि हम गलतियां करें। कोरोना जैसी सिचुएशन में सबको पीछे ढकेल दिया, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आती है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वित्तीय साक्षरता की वजह से या फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप अच्छे से करो तो आप ये उलझनों से दूर रह सकते हो। तो जब भी किसी का इनकम शुरू होता है तो वो तीन ऑप्शंस उनके सामने रहते हैं। मैं वो खर्चा करूं, बचत करूं या लाइफस्टाइल मेंटेन करूं। तो कई लोगों की जिम्मेदारियां रहती है शुरू से, तो कमाई शुरू, वैसे वो जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर देते हैं। और ये सारी चीजें पर्सनल फाइनेंस में आती है। शब्द में ही पर्सनल है, मतलब हर एक के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग अलग अलग है। ये कोई ऐसा टेलर मेड कपड़े नहीं है कि ये सब एक साइज 39 या 40 सबको बैठ गए। तो आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करना है, ये हर एक के लिए अलग अलग है। जब हमें ये सिखाया नहीं है या हम ध्यान नहीं देते तो पैसों के बारे में हम कंफ्यूज होते। कमाई करना, खर्चे करना, लाइफस्टाइल मेंटेन करना। अभी एक उदाहरण देता हूं। पहले जो घड़ियां थी, जो रेगुलर वॉचेस थे, वो 5, 7, 8 साल तक लोग यूज करते थे। अभी आपके पास स्मार्ट वॉच रहेगी, वो स्टेप्स काउंट करते हैं, कैलोरी बताते हैं और कई सारी चीजें देते हैं जो हमें जरूरत नहीं है। लेकिन 1 साल यूज करने के बाद नया मॉडल आता है, हमें लगता है यार इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, हम नया ले लेते हैं। और इसी स्पाइरल से हम खर्चा करते हैं। जब सैलरी बढ़ती है तो खर्चे ऑटोमेटिक बढ़ने जाते हैं, क्योंकि हमें तो लाइफस्टाइल मेंटेन करनी ही करनी है। लाइफस्टाइल मेंटेन करते समय जितनी बचत होनी चाहिए उतने हम करते नहीं, और जब हमारे पास पैसा नहीं रहता हम लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद लोन चुकाने के लिए हम और भागा दौड़ करते हैं, और इसी चक्र में हम घूमते रहते हैं। अभी फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी में सबसे पहला चीज है इमरजेंसी फंड। आपको आपके मासिक खर्चों का 3 से 6 महीने इतना अमाउंट सेविंग या बचत या टर्म डिपॉजिट में रखना है। इसका कारण क्या है कि कुछ भी समय आए, अड़चन आए, आप उसको मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा है। लेकिन आप हर 1 महीने अंत तक अगर अरे पैसा कहाँ गया ये सोच में पड़ते हो तो इमरजेंसी फंड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। सेकंड वन इज सेटिंग ऑफ गोल्स। आप अगर घर बनाते हो तो आप आर्किटेक्ट्स आपके पास जाके प्लान लेके आते हो, किचन कहाँ रहेगा, बेडरूम कहाँ रहेंगी, हर छोटी छोटी चीजों का आप प्लान करते हो। लेकिन हम जो जिंदगी जी रहे हैं उस चीज में आर्थिक विषयों का बजट हम सीरियसली करते नहीं। जब सेंट्रल बजट प्रेजेंट होता है या स्टेट बजट आता है तब सब लोग बजट विशेषज्ञ बन जाते हैं। तो हम हमारा बजट करते हैं क्या, ये सवाल हमने पूछना चाहिए। और बजट से पहले आता है सेटिंग ऑफ गोल्स। गोल्स में क्या है कि आपको क्या हासिल करना है। जैसे मैंने कहा कि पर्सनल फाइनेंस में गोल्स भी सबके अलग अलग है। उसमें आपको स्मार्ट तरीके से गोल डिसाइड करने पड़ेंगे, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइमली। समझिए आपको घर लेना है, घर की कीमत है 50 लाख। 50 लाख आपके पास तो नहीं है, तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक बोलेगे हम 80% मतलब 40 लाख का लोन आपको दे देंगे। 10 लाख रुपए आपको खुद के जोड़ने हैं। उसमें से समझिए 4-5 लाख रुपए फैमिली ने दे दिए, कुछ आपकी सेविंग आप करने वाले हो। तो गोल सेटिंग में स्पेसिफिक हो गया घर खरीदी करना, मेजरेबल हो गया कि 50 लाख का घर है, 40 लाख रुपए कर्जा लेना, अचीवेबल तो 40 लाख का ईएमआई आएगा करीबन 40,000 रुपए। क्या मैं उतना सेव कर सकता हूं? मेरी आमदनी अगर 75,000 है तो 40,000 रुपए मेरा भरना, पे करना इजी है। मैं और मेरी स्पाउस दोनों मिला के 80,000 रुपए कमा रहे हैं तो हम 40,000 रुपए आराम से इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। ये हो गया अचीवेबल। रिलेवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर लेना है, फर्स्ट होम इज इम्पोर्टेंट। आगे के गोल्स अलग अलग है, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट फंड्स,
ये चीजों के लिए हमें निवेश करना है। तो घर लेना आपके लिए रिलेवेंट है क्या, ये आपको सोचना है, और टाइमली। आप 50 लाख का घर लेने के लिए आपने सोचा कि मैं कर्जा लेऊंगा ही नहीं, और 10 साल तक आपने फंड जुटा है, और तब तक 50 लाख के घर की कीमत हो गई 1 करोड़ रुपए। तो ये टाइम तो आपके हाथ से निकल गया। तो गोल सेटिंग में ये तरीके से आपको गोल डिसाइड करने हैं। फाइनेंशियल गोल्स 2 प्रकार के हैं। लॉन्ग टर्म में आता है घर खरीदी करना, शिक्षा की प्रोविजन और रिटायरमेंट कॉर्पस जमा करना। शॉर्ट टर्म में आता है कार खरीदी, घर का रिनोवेशन, लोन रिपेमेंट, और हर एक के अलग अलग गोल्स रहते हैं। किसी का गोल रहेगा कि मुझे ट्रैवल करना है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वो आप कब करना चाहते हो और उसके लिए कितना पैसा आपको लगेगा, ये गोल डिसाइड करके आप पैसा बाजू में रख सकते हो। लेकिन आपने इमरजेंसी फंड कर दिया, आपके गोल डिसाइड हो गए, लेकिन वो वास्तव में कैसे आएगा, तो आपको सेविंग का फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेविंग, ये हमें लगता है, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है। इसका कारण क्या है, आपके पास अगर समझिए कि 50,000 रुपए का सैलरी है, और सैलरी या इनकम एक ही बार आता है, खर्चे तो रोज चालू है, शाम सुबह दिन रात खर्चे तो चालू ही है। तो अगर आपने सेविंग कितना करना है ये डिसाइड नहीं किया, तो खर्चों में पैसा खत्म हो जाता है। तो सही फॉर्मूला है इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। हमारे घर वाले उदाहरण में 10 लाख रुपए जोड़ने थे, उसमें से 5 लाख रुपए खुद को जोड़ने हैं। तो अगर मैं हर महीना 10,000 रुपए सेविंग करना चाहता हूं, मेरी आमदनी है 60,000, 10,000 रुपए मैंने सेविंग अकाउंट में अलग से डाल दिए, तो मेरे पास खर्चों के लिए बच गए 40,000 रुपए। तो मैं मेरा लक्ष्य के हासिल करने के मार्ग पे कायम रहूंगा, क्योंकि मैंने सेविंग पहले ही निकाल दी। और ये सब करते समय आपको नीड्स और वांट्स का फर्क समझना पड़ेगा। जिन खर्चों की आपको जीने के लिए जरूरत है वो है जरूरतें। जरूरतें क्या है, कपड़े, खाना, घर, दवाइयाँ, स्वच्छता, शिक्षा, घर के खर्चे, कर्जों का रिपेमेंट, ये है हमारी जरूरतें। और वांट्स मतलब इच्छाएं क्या है, हमारी आमदनी से ज्यादा शो ऑफ के लिए ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीदी करना, ज्यादा महंगे मोबाइल खरीदी करना, फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल रखना, ट्रैवलिंग करना, हमेशा बाहर खाना, शॉपिंग, पार्टीज, तो ये वांट्स में आती। ये सबके लिए फिर से एक डिस्क्लेमर है, ये हर एक के लिए अलग अलग चीज है। कोई कहेगा कि मुझे कुछ बात का करना ही नहीं, मुझे अब भी लाइफ एंजॉय करनी है, सो फॉर देम दिस इज अ प्लान। तो आप ये नीड्स एंड वांट्स ये दोनों नाम अलग अलग कर सकते हो। तो आपको ये सब करते समय वेल्दी दिखना है या वास्तव में होना है, ये आपके खर्चे निर्धारित करते हैं। तो आप ये सब चीजों के लिए मार्ग पे कैसे रहोगे, तो आपको खर्चे कम करना है। ये सिंघम मूवी आपको पता रहेगी, उसमें वो अजय देवगन का डायलॉग है, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। तो ये खर्चों को आप टाल नहीं सकते, खर्च सर्वोपरि है। सोशल मीडिया आपको बताता है कि आप बहुत ही पीछे रह गए। लोग सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें डालते हैं, मैं कहाँ घूमने के लिए गया, मैं क्या किस होटल में क्या खाना खा रहा हूँ, मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। तो हम कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि अरे सब लोगों का अच्छा हो रहा है और मेरा ही बुरा हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का सिस्टम ही अच्छा है, अगर बुरी बात आप वहां पे डालोगे तो कोई वो देखेगा नहीं। अच्छी बात करते हैं, बढ़ा चढ़ा के लोग वहां पे डालते हैं, और हम भी वैसे ही करना लगते हैं। उसके कारण हमारे पास जो हमारे गोल से वो अचीव करने के लिए पैसा रहता नहीं। तो ये ट्रैक पे कैसे रहे, तो आपको मदद करता है मंथली बजट सिस्टम। अगर आप हर मंथ में कौन से भी एक तारीख पकड़ो, मंथ के अंत में, शुरू में 7 तारीख या 5 तारीख, आप शांति से मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठिए, मेरा इनकम कितना है, मेरे खर्चे कितने हैं और बचत कितनी मैंने डिसाइड की है लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए, एक्चुअल में वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इस एक्टिविटी के लिए महज 10 या 15 मिनट लग सकते हैं, और ये आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका ही बजट बनाना है। इसके कारण आप
आपके कमाई के हर एक रुपए को नाम देते हैं कि आप कहाँ खर्च होने वाले हो या सेविंग करने वाले हो। हर महीने अलग अलग चीजें रहती है, कुछ त्योहार रहते हैं, कुछ शादियां रहती है, कहाँ पे गिफ्ट देने पड़ते हैं, कुछ प्लान्ड ऑपरेशंस रहते हैं। अगर आप प्लानिंग करके बजट में वो डालते हो तो आप आपके वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में हमेशा सही रास्ते पे रहते हो। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्या नहीं करना है। कोई दोस्त आ गया और बोला कि आज हम अगले महीने कुछ यात्रा पे जा रहे हो, तुम भी चलो। अगर आपने बजट बनाया है तो आप तुरंत पूछोगे कि खर्चा कितना है, बोलेगा 10,000, तो आप बोलेगे नहीं, मेरा बजट मुझे परमिशन नहीं दे रहा है, हम नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे। तो आपको क्या नहीं करना है ये आपका बजट बताता है, और ये सब चीजें हम करते हैं हमारा नेटवर्थ बढ़ाने के लिए। आपकी टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू नेटवर्थ। नेटवर्थ का आपको साल में एक बार ही कैलकुलेशन करना है। आप ये आपके बर्थडे पे कर सकते हो, एनिवर्सरी पे या दिवाली पे, कोई भी समय एक बार आपको डिसाइड करना है कि हमने जो वित्तीय लक्ष्य डिसाइड किया है वो हासिल करने में हम अच्छे मार्ग पे है या नहीं। वित्तीय साक्षरता का ये इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है। 2 तरीके के इंश्योरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। तीसरा है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस का गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज है, कवरेज है, लेकिन कई बार आपको जो ट्रीटमेंट चाहिए या जिस अस्पताल में ट्रीटमेंट चाहिए वो गवर्नमेंट स्कीम में कवर्ड है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस, किसी को पूछा कि आपने इंश्योरेंस लिया है क्या, तो उनका सवाल आता है कि मैं हर महीना 5,000 रुपए इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करता हूं और मेरे उम्र के और 25 सालों के बाद मुझे हर महीना इतना इतना पैसा मिलने वाला है। तो देखिए इसमें 3 चीजें मिक्स हो गई, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प है। इंश्योरेंस का काम इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए, आपके पश्चात आपके घर वालों का लाइफस्टाइल अच्छे से चल सके इसका ख्याल इंश्योरेंस लेता है। लाइफ इंश्योरेंस करीबन 15 से 20 हजार रुपए की पॉलिसी 30-35 ईयर्स के एज में आपको 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लाइफ कवरेज दे देती है। करीबन 5 से 7 हजार रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपको एक 5 से 7 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर दे देती है। अगर आप वो यूज भी नहीं करे हेल्थ इंश्योरेंस का तो अगले साल उसमें बोनस ऐड हो जाता है। जब तक आपको जरूरत पड़े तब तक आप इंश्योरेंस अगर पे करते रहते हो तो आपकी फैमिली की सुरक्षा हमेशा रहती है। उसमें और एक चीज है कि इंश्योरेंस बेचने में बहुत ज्यादा कमीशन मिलता है, तो कई बार वो मिस सेल करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर हमारी मदद कर रहा है या मिस सेल कर रहा है यह समझने के लिए हम इंश्योरेंस साक्षर होना जरूरी है। तीसरी चीज है, आप जितनी कम उम्र में इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना शुरू करते हो उतना उसका प्रीमियम भी कम आता है और कवरेज भी ज्यादा आता है। तो ये आपका और आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों को आप किसी और चीज करो या न करो, उनको कुछ गिफ्ट दो या न दो, लेकिन पूछो कि आपने इंश्योरेंस लिया है क्या, आप इंश्योर्ड हो क्या। वित्तीय साक्षरता का अगला पड़ाव है कर्जा व्यवस्थापन। जब हमारे पास पैसा नहीं रहता तो हम बैंक से कर्जा लेते हैं। कर्जों के 2 टाइप है, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज मतलब जिस कर्ज से हमें फायदा होता है, असेट्स तैयार होते हैं, होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, ये अच्छे कर्जों में गिने जाते हैं। और जरूरत से ज्यादा महंगी कारों के लिए लिया गया कर्जा, कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब टीवी के लिए, घर, ये होम रिनोवेशन के लिए पर्सनल लोन लिया तो ये कहा जाता है बुरा कर्जा। कर्जा लेना प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा कर्जा आप ले रहे हो और वो कहाँ पे यूज कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी टाइम यू बोरो मनी यू आर रॉबिंग योर फ्यूचर सेल्फ। अगर आप होम लोन लेते हो तो होम लोन के किस्त से आपकी टैक्स सेविंग होती है, घर आपका खुद का होता है और घर का प्राइस भी बढ़ता है। तो होम लोन इज गुड लोन, बट एट द सेम टाइम आप अगर घूमने के लिए कर्जा ले रहे हो, कि ये ट्रैवल कंपनीज ऐड करती है कि आप यूरोप घूम के आओ सिर्फ 3,000 रुपए, 3,299 रुपए के मासिक किस्त पे,
तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यूरोप घूमना मेरी प्रायोरिटी है या नहीं। मुझे अगर वो किस्त मैं मेरे होम लोन में डाल दूं तो मेरा घर जल्दी फ्री हो सकता है। आपके टोटल इनकम में से करीबन 35 to 40% रकम अमाउंट ही आपके लोन के पेमेंट में जानी चाहिए। उससे ज्यादा अगर जा रही हो तो आपके कर्जे आपके नियंत्रण में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड भी कर्ज है। क्रेडिट कार्ड आजकल स्टेटस सिंबल बने हुए हैं कि मैं कितने क्रेडिट कार्ड मेरे पास है। देखिए, क्रेडिट कार्ड आपको 45 दिन तक का क्रेडिट देता है, लेकिन 45 दिन के बाद आपको वो पैसे चुकाने ही पड़ते हैं। अगर आप वो नहीं चुका पाए तो 42 to 45% का उस पर ब्याज लगता है। समझिए, आपने अगर सेविंग बैंक में पैसा रखा तो आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है, एफडी पे 6% मिलता है, और क्रेडिट कार्ड वाले आपको कितना ब्याज आपसे लेके जा रहे हैं? 42%। तो क्रेडिट कार्ड कैशबैक ऑफर्स देता है, मतलब आपको ज्यादा खर्चे के लिए प्रवृत्त करता है और ब्याज भी वसूलता है। तो क्रेडिट कार्ड ये नए जमाने का मनी लेंडिंग एक्टिविटी है, उससे हमें दूर रहना है। ये सब चीजों के बाद आता है इन्वेस्टमेंट। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट में शुरुआत करें उतना अच्छा। किसी को पूछा गया कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हम कब करें, तो उनको आंसर मिला था कि जब भी आप कमाना शुरू करें तभी से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें इन्फ्लेशन एक बड़ा रोल प्ले करती है। महंगाई हर साल बढ़ती है, और समझिए महंगाई एक साल में 5% बढ़ गई, और आपके पैसे बचत किए हुए हैं सेविंग अकाउंट में, तो आपको ब्याज मिल गया 4%। तो आप प्लस में हो या माइनस में हो, आप 1% घाटे में हो। अगर आपने 10 लाख की एफडी की टर्म डिपॉजिट में, मतलब एफडी में, तो आपको ब्याज मिला 6%, मतलब मिल गया आपको 60,000 रुपए मिल गए ब्याज, और महंगाई का दर है 5%। तो आप बोलोगे कि मैं तो प्लस में हूं, लेकिन फिर से एक इसमें राइडर है। अगर आप इनकम टैक्स के 20% के ब्रैकेट में हो तो 6% में से 20%, मतलब 1.2 माइनस हो गए, आपको इफेक्टिवली मिल गए 4.8%। मतलब आपको लगता है कि मुझे ब्याज मिल गया, लेकिन टैक्स का आप अगर इम्पैक्ट देखते हो तो आपको महंगाई से ज्यादा ब्याज मिला नहीं है। तो महंगाई से संरक्षण हम कैसे हासिल करें, तो इसमें मदद करता है आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये दो तरीके हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के। आपने 1 लाख रुपए की एफडी की, आपको 4,000 रुपए ब्याज मिला, अगले साल भी 4,000 मिला, उसके अगले साल भी 4,000 मिला, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल का जो 4,000 रुपए ब्याज है वो दूसरे साल के ब्याज कैलकुलेशन में ऐड हो जाता है, और ब्याज पे ब्याज आपको मिलता है। और ये शायद थोड़ी कम अमाउंट लगे, लेकिन अगर हम उदाहरण के हिसाब से देखें, इसमें 2 चीजें कायम है, आप लिख सकते हो ताकि ध्यान में रहे। पहली चीज है 5 लाख रुपीज, दूसरी चीज है 20 ईयर्स टेन्योर। 5 लाख रुपया आपने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, अलग अलग इंटरेस्ट रेट से 8% से इन्वेस्ट किया, तो 20 साल में आपको 5 लाख के मिलते हैं 23 लाख, 12% से मिलते हैं 48 लाख, 15% से मिलते हैं 81 लाख, एंड 18% से मिलते हैं 1,37 लाख रुपीज। तो रेट में डिफरेंस कितना है, 4%, 3% या 3% का, लेकिन रिजल्ट कितने अलग अलग आए हैं, वो टाइम्स में फर्क है, कई गुना उसमें फर्क पड़ा है। तो इन्वेस्टमेंट तो शुरू में एक ही बार की थी। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो हमें इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट करना है, और उसी समय वो पैसा मतलब 2 फर्क आप ध्यान में रखिए, बचत और सेविंग ये अलग पार्ट है, इन्वेस्टमेंट अलग पार्ट है। आप आपके इनकम से कुछ पैसा सेव करते हो, वो हो गया सेविंग। सेविंग को और पैसा कमाने के लिए काम पे आप लगाते हो, तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करते समय हमारा ध्यान क्या रहता है, कितना % मुझे रिटर्न मिल रहा है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न पे हमारा ध्यान रहता है। हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, टाइम पे, मतलब कितने टाइम के लिए हम इन्वेस्टेड है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा
फायदेमंद ही रहेगा। उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी कर्जों से मुक्त होना है। कर्जों में जो इंस्टॉलमेंट जाती है वो इन्वेस्टमेंट में जानी चाहिए और कम से कम उम्र से आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। आप कहोगे कि मेरी उम्र तो 40 ईयर्स है, 15 साल तो मेरे ऐसे ही गए, तो ठीक है, लाइफ स्पैन करीबन 80 ईयर्स तक पहुंच चुका है, आपके पास और 40 साल है, मतलब आधी उम्र आपके पास है। तो जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट कर सकोगे उतना अच्छा आपको है। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस है, सेविंग अकाउंट, टर्म अकाउंट, उसमें आपको ब्याज मिलता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में पैसा डालते हो तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन उसमें रिस्क भी रहती है। तीसरा पार्ट है सोना। सोने में अब अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सोना खुद से आपको कुछ रिटर्न देता नहीं, लेकिन सोने की कीमत बढ़ती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेंट मिलता है, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन उनमें से कौन सा करे ये आपके ओवरऑल गोल अचीवमेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स, इनको हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट बोलते हैं, और बाकी के सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, इनको कम रिटर्न लेकिन विदाउट एनी रिस्क, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। तो शेयर्स, अभी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस तो पता चल गए। अभी शेयर मार्केट बहुत जोरों पे है, और जो भी कुछ हम सोशल मीडिया पे या न्यूज देखते हैं तो ये लोग हो गए अमीर, ये 10 रुपए का शेयर हो गया 10,000 रुपए, इन्वेस्टर्स हो गए माला माल। और जब मार्केट गिरता है तो न्यूज आती है करोड़ों की नुकसान, इतने हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टर का नुकसान। तो ये दो अलग प्रतिक्रियाएं हैं। मतलब न्यूज कैसे रहते हैं, वो अगर बड़ा चढ़ा के दिखाए नहीं तो लोग देखते नहीं। तो बेसिकली फाइनेंशियल चीजों पे हम ध्यान ही नहीं देते। अगर देते हैं तो ऐसी बड़ी चीजों पे ध्यान देते हैं कि जिसका हमारे लाइफ में कुछ यूज नहीं रहता। तो इन्वेस्टमेंट करते समय आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी दे और इन्फ्लेशन से ज्यादा भी रिटर्न दे, वो आपको हेल्प करता है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना चाहिए? तो 100 माइनस योर एज। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप आपके टोटल इन्वेस्टेबल सरप्लस का 70% तक शेयर्स में पैसा डाल सकते हो, क्योंकि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी ज्यादा है। फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट्स, मतलब एफडी सेविंग्स में कितना पैसा डालना चाहिए? जितनी आपकी उम्र है उतने प्रतिशत आपने पैसा फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा डाले? तो इसमें 2 ऑप्शंस है। एक है खर्चों की बेस पे। आपका समझिए 3 लाख रुपए साल का खर्चा है तो उसके 25 गुना, मतलब 75 लाख रुपए तक का आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए। आप अगर इनकम के ऑप्शन से देखें तो 20 गुना ऑफ योर इनकम। अगर आप साल का 6 लाख रुपए कमाते हो तो आपके पास 1,20,00,000 तक का रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम है, एनपीएस है, अभी ओपीएस भी डिक्लेयर हुई है। तो जब रिटायरमेंट का पैसा मिलता है तो उसमें 2 चीजें हैं। एक तो फिक्स अमाउंट मिलती है, उसके बाद पेंशन मिलती है। तो जो लाइफस्टाइल है और बढ़ी हुई, आप ये कर सकते हैं कि इंडिया का शुरू में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम था। जैसे मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हुआ, हमारी प्रगति हुई, तो लाइफ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गया है। तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन मेरी अच्छी लाइफस्टाइल है वो जीने के लिए पर्याप्त है या नहीं, ये सोच के रिटायरमेंट प्लानिंग करना पड़ेगा। और ये करते समय आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म तरीके से इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेगी। तो शेयर में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, तो इसमें फ्लो चार्ट है। आपने इमरजेंसी फंड बनाया है, हाँ। आपके कर्जे कंट्रोल में है, हाँ। आप हर महीना बजट करते हो, हाँ। आपने जो जरूरी इंश्योरेंसेस है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, वो लिए है, हाँ, तो ठीक है, आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इसका आंसर नहीं है तो आपके लिए शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड नहीं है अभी, क्योंकि वो रिस्की प्रोडक्ट है। दूसरा उसमें है, ये सब चीजों का आंसर यस है, लेकिन आपके पास टाइम है सीखने के लिए या पढ़ने के लिए? अगर उसका आंसर नहीं है
तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका आंसर यस है, तभी आप शेयर मार्केट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड सारी इंडिया, न्यूज चैनल, सेबी सब लोग देखते रहते हैं। आपका पैसा हैंडल करने के लिए बहुत पढ़े लिखे तज्ञ ये एक्सपर्ट लोग वहां पे आपका पैसा संभालते हैं और आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं। अभी ये स्लाइड कुछ 4 दिन पहले बनाई थी, तब का हाईएस्ट सेंसेक्स था 82,366। कल नया हाई हो गया 82,700 समथिंग। ओके, ये 1990 से 2024 तक, मतलब पिछले 35 ईयर्स में। आप कहोगे कि 35 ईयर्स इज अ वेरी बिग पीरियड, बट हमें स्वतंत्रता मिले ही 75 ईयर्स हो गए हैं। और ये सेंसेक्स की कामगिरी ये कंपनियों के आधार पे होती है। तो रिटायरमेंट का जो हमने कहा कि आपने जल्दी शुरू करना चाहिए, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न चाहिए और कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आपको कैसे फायदा देती है, एक उदाहरण है। एक है रमेश और दूसरा है सुरेश। रमेश ने जल्दी शुरू किया इन्वेस्टमेंट, 25 की उम्र में उनका इनकम शुरू हो गया। सिर्फ 5,000 रुपए महीना उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। टिल रिटायरमेंट अगले 35 साल उन्होंने 5,000 रुपए, इनकम भी बढ़ी तो 5,000 से ज्यादा उन्होंने डाल सकते थे। 5,000 रुपए वो इन्वेस्ट करते गए, तो 35 ईयर्स इंटू 12 मंथ्स इंटू 5,000 अमाउंट कम्स टू 21 lakhs। उनको रिटायरमेंट के समय कॉर्पस मिला 5,70 lakhs रुपीज। ओके, ये रमेश का तो इन्वेस्टमेंट चालू था अच्छे से, तो उनका दोस्त था सहकर्मी सुरेश, उन्होंने बोला कि तुम करो इन्वेस्टमेंट, मेरे तो अभी मजे करने के दिन है, मैं तो इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ करूंगा नहीं। लेकिन 10 साल के बाद उनके ध्यान में आया कि ये सही कर रहा था, मैं अभी इसको ओवरटेक करने के लिए ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करूंगा। वो 5,000 करता था, मैं 15,000 करूंगा। रिटायरमेंट दोनों की उम्र थी 60 ईयर्स। उन्होंने अगले 25 साल 15,000 से करीबन 45 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। रमेश जी को मिले थे 5,70,00,000, सुरेश जी को कितने मिले 4,13,00,000। ये कितना बड़ा अंतर है। तो आप देखिए, सुरेश ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की रमेश से, लेकिन उनके रिटर्न्स कम है। उसका कारण है समय। हमारा ध्यान इन्वेस्टेबल अमाउंट या रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा हम कितने समय के लिए इन्वेस्टेड है इस पे रहना चाहिए। यह उदाहरण में दोनों को 15% का हर साल रिटर्न मिला, ये अज्यूम किया है। आप बोलोगे कि सेविंग्स में तो 4% मिलता है, एफडी पे 6% मिलता है, तो ये 15% आपने कहां से ले लिए? तो ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से लिए है। और इसका प्रूफ है 1999 में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड शुरू हुआ था। 10,000 का मंथली सिप जिन्होंने किया, एसआईपी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हर महीने जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको एसआईपी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपया पिछले 25 साल इन्वेस्ट किए थे तो उनके हो गए 7 करोड़ रुपए। हमारे ये पहले उदाहरण में हम रिटर्न की बात कर रहे थे 15%। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में रिटर्न दिए हैं करीबन 20%। तो रिटायरमेंट कॉर्पस बड़ा हासिल करने के लिए आपको जल्दी शुरुआत करनी पड़ेगी और वो रिटर्न आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से मिल सकता है। लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है कि सारे म्यूचुअल फंड सही है ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड का ऐड है कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन करीबन मतलब वो सैकड़ों आंकड़े आ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनीज ने प्लान निकाले हैं। तो आप अगर डू इट योर सेल्फ तरीके से अगर करते हो तो आज ये फंड का रिटर्न अच्छा है, कल वो फंड का रिटर्न अच्छा है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कर नहीं सकते। तो आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है इसकी मदद
आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर करता है। आप हर चीज खुद कर नहीं सकते, एक्सपर्ट की अगर आप मदद लेते हो तो आपकी जो भी कुछ अड़चने हैं वो दूर कर सकता है। और एलोकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिक्स इनकम प्रोडक्ट कितने लेते हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स कितने लेते हो, इंश्योरेंस कितना लेते हो, प्रॉपर्टी कितने अमाउंट में करते हो और गोल्ड कितने अमाउंट का करते हो, ये सारी चीजें आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मदद करता है। या आप आपका कीमती समय में से थोड़ा टाइम भी इसके लिए देते हो तो भी आपको वो हेल्पफुल हो सकता है। ये जो सारी चीजें हम कह रहे हैं ये एक सिस्टमैटिक प्लान के तहत कह रहे हैं। अगर आप चलो आज क्या है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टी ले लो, शेयर मार्केट जोर से है तो शेयर में इन्वेस्ट करो, ये नहीं करना है। और कई बार क्या होता है कि कुछ इमरजेंसीज में पीएफ विड्रॉ कर सकते हो, तो पीएफ इज अ काइंड ऑफ कंपाउंडिंग रिटर्न प्रोडक्ट। मेडिकल इमरजेंसी, शादी, घर खरीदी, ये चीजों के लिए आप प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल सकते हो, लेकिन एक बार पैसा निकाला तो हम वो वापस रिकूप करते नहीं। ये आपको अनुभव भी रहेगा कि कई लोग पीएफ विड्रॉ करते हैं लेकिन उसमें फिर से पैसा न डालने की वजह से रिटायरमेंट के समय उनके पास कम पैसा आता है। आप समझिए कुछ जरूरत है, आप टेम्पररी लोन ले लो, आप होम लोन टॉपअप ले लो या पर्सनल लोन ले लो, तो वो केस में आपका रिटायरमेंट कॉर्पस मतलब पीएफ का फंड इंटैक्ट रहेगा और कर्जा 2-4 सालों में खत्म ही हो जाएगा। और ये सब चीजों करते समय हमें धोखाधड़ियों से भी बचना है। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर जी से सवाल पूछा था कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक क्या है। युधिष्ठिर जी बोले कि हर रोज प्राणी हम लोग जाते हैं लेकिन जो बचे हुए हैं वो सर्वदा जीने की इच्छा रखते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि कोई गया तो ठीक है, मैं तो बहुत साल जीने वाला हूं, लेकिन ऐसा ही हमारा होता है वित्तीय धोखाधड़ियों के बारे में। हमें लगता है कि अरे किसी के बैंक से पैसे कट गए, कार्ड फ्रॉड हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो गया, तो वो उसके साथ हुआ है, हमारे साथ होगा ही नहीं क्योंकि हम तो परफेक्ट है। लेकिन जैसा ये यक्ष प्रश्न था वैसा ही हमारे साथ है। हमारे पासवर्ड स्ट्रांग होने चाहिए, वो पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। ये मोबाइल, ये क्रेडिट कार्ड का सीवीवी, मोबाइल के पिन, ये कहीं लोगों की, कई सारे लोग अपने मोबाइल के नोटपैड में सारे पासवर्ड लिख के रहते हैं। आपका मोबाइल किसी के पास रह गया तो वो तुरंत निकाल सकता है और पैसा आपका अकाउंट से जा सकता है। तो ये हो गए साइबर फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स, कॉलिंग वाले फ्रॉड। दूसरे है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, मतलब मैं आपको शेयर में, आप अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं आपको 2 साल में डबल करके देता हूं। ये सारे बड़े बड़े आपको लुभावने ऑफर देते हैं, तो आप ध्यान रखिए 2 साल में अगर वो डबल करके देता है मतलब 50% रिटर्न हो गए। हमने अभी तक जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखे उनके रिटर्न 4% से 15% तक थे। अगर ये महाशय 50% रिटर्न दे रहे हैं तो वो इंडिया के सबसे अमीर होने चाहिए, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनियों का भी रिटर्न हर साल डबल नहीं होता। तो ये पैसा डबल वाली बात फिल्मों में अच्छी लगती है लेकिन वास्तव में होती नहीं। इसके लिए हमें ग्रीड से दूर रहना है और इंडिया की स्टोरी में भरोसा रखना है। वॉरेन बफे, इनको सब पहचानते हैं, ये विश्व के सबसे धनी इन्वेस्टर है। उनका ये फेमस स्टेटमेंट है, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से फायदा कैसे लेना है वो हमने देखा, और इन्होंने कहा है लिविंग इन अमेरिका। अमेरिका जो 50s या 60s या 70s में थी वो इंडिया है। इंडिया की 65% पॉपुलेशन की उम्र 35 से कम है। सारे दुनिया के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया की मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2050 तक हम डेवलप्ड कंट्री या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम लेके आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब चीजों को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं और छोटा अवधि में देखते हैं। जो प्रगति 90s से 2024 तक हुई, इससे कई ज्यादा प्रगति अगले 25 या 30 सालों में होने वाली है।
तो हमारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट्स में दीर्घकालीन सोच की तरह रहेगा, तब हमें फायदा होगा ही होगा। मेरा खत्म होते आया है 2 ही मिनट। तो एक क्या होता है, एक कथा है, एक डॉक्टर साहब गुजर जाते हैं, चित्रगुप्त के सामने उनका हिसाब होने लगता है, अकाउंट्स बुक खुलते हैं, तो उनको अच्छे थे वो, उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, उनको स्वर्ग अलॉट कर दिया जाता है। तो उनके स्वर्ग में जाने के बाद सुबह एंट्री होती है स्वर्ग में, तो एक ऑफिस, दूसरा ऑफिस, तीसरा ऑफिस, शाम तक वो बहुत बोर हो जाते, इरिटेट हो जाते और एकदम एंग्री बन के चिल्लाना शुरू कर देते। तो उनको एक दफ्तर में लेके जाते हैं, वहां पे तो भगवान एग्जीक्यूटिव रहते, बोले क्या दिक्कत है? बोले ये स्वर्ग में आ गए, मैं यहाँ पे अमृत नहीं, अप्सराएं नहीं, जो स्वर्ग जैसा हमें बताया गया वो तो कुछ भी नहीं है, और आप क्या मुझे ये ऑफिस से वो ऑफिस घूम रहे थे? बोले मैंने अच्छे कर्म किए हैं। बोले हाँ, तभी तो आप स्वर्ग में आए ना, नहीं करते तो नरक है, जाना है नरक, ये देखो वो खिड़की खोल के दिखाते, यहाँ जाना है आपको। बोले नहीं नहीं, मुझे यही रहना है। तो बोले वो सब चीजें कहाँ है? बोले सर, आप जब पृथ्वी पे थे तब आप सिर्फ काम करते रहे, वो जब आनंद की चीजें थी और जो लाइफ जीना चाहिए था वो आपने किया नहीं। बोले आप क्या करो, अब जाओ जाके काम करो, स्वर्ग में भी वही है। तो हमें जिंदगी जीते समय सिर्फ पैसों की तरफ भागना नहीं है, बाकी जो चीजें जिस उम्र में मतलब करनी चाहिए वो भी करनी चाहिए। दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो व्यक्ति दान भी नहीं कर सकता, उपभोग भी नहीं करता, उसकी संपत्ति नाश होती है। तो कई सारे लोग विल नहीं बनाते, नॉमिनेशन नहीं करते। तो एक चीज है कि विल हर किसी को बनाना चाहिए। आपने जिस संपत्ति का बहुत कष्ट से प्राप्त किया है, जिस संपत्ति को, वो आगे क्या होनी चाहिए वो आपने डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि ये उदाहरण है कि कई सारे लोगों के बच्चे अमेरिका में है, उनको पेरेंट्स ने जो यहाँ पे पैसा कमाया है उससे कई गुना वहां मिलते हैं। तो पापा और मम्मी को लगता है कि ये मेरे फ्लैट, मेरा सोना, ये देखने को आता नहीं। तो बोलता है मम्मा मैं यहाँ से बहुत ज्यादा कमाता हूँ। तो इनके मन में आता है कि यार इसको तो जरूरत नहीं है, मैं कई बार खाली पेट रहा, मैंने क्या क्या मेरी इच्छाएं टाल दी और इसको तो कीमत नहीं है, तो ये क्यों किया मैंने? तो आपको इसका बैलेंस रखना है। और ये सब करते समय इच्छा और एक्चुअल में फर्क रहता है, सिर्फ विल पावर जरूरी नहीं है, आपको डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स लेने हैं। और ये कोई कठिन काम है ऐसा नहीं है। हमारे मन में सेलिब्रिटी मतलब बॉलीवुड स्टार्स या क्रिकेटियर्स या सब ऐसे लोग रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, यही रहते हैं। लेकिन हमारे आजू बाजू, हमारे बिल्डिंग में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे सोसाइटी में कई सारे लोग हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, वो अच्छी रिस्पेक्टेड लाइफ जी रहे हैं। वो भी हमारे हीरो होने चाहिए और वो हीरो हमने ढूंढने हैं। और ये सब करते समय कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं हुआ ये महीने का बजट, खर्चा ज्यादा हो गया, तो ठीक है, शूट फॉर द मून एंड इफ यू मिस यू विल स्टिल बी अमंग स्टार्स। गलतियां करने में प्रॉब्लम नहीं है, वो गलतियां दोहरानी नहीं है। ये सब मुझे आपसे कहना था। ये मेरे पुस्तक है, ये इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी की बात मैंने कही है और मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। हाउ टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर वे टू मेक प्रॉफिट। कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। प्रॉफिट अंत में आता है। फाइनेंशियल लिटरेसी के जो भी कुछ पढ़ा हुआ है, इमरजेंसी फंड, गोल सेटिंग, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आती है। और टू मेक प्रॉफिट मतलब आप अगर इंट्राडे या डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हो तो उनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा गया है। सेबी ने पिछले साल एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी, उसमें बोला गया था कि जो भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग या डेरिवेटिव्स करते हैं उनमें से 92% लोगों को लॉस होता है। 92% लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में, शेयर्स में लॉस होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब खरीदी किया बेचा, या डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया। तो
वो चीज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, अनुभव की जरूरत है और पैसों की जरूरत है। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का आप देखोगे तो शेयर मार्केट से दूर रहो, उनके रील देखो और उसमें वो हाइड कर दो, ताकि वो रील आपको इंस्टा फिर से दिखाए नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर वे नहीं है लॉन्ग टर्म पैसा बनाने का। हाउ टू मेक अ परफेक्ट फाइनेंशियल प्लान फॉर यूर सेल्फ। तो ये इवॉल्व होते जाने वाली चीज है, परफेक्ट कोई चीज नहीं है। आप ये एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के तरीके से देखोगे तो होता नहीं। हम में से कई लोग डाइट डिसाइड करते हैं या रोज एक्सरसाइज करना डिसाइड करते हैं, तो कितने बार वो संभव होता है, नहीं होता फिर हम छोड़ देते हैं। वैसा यहाँ करना नहीं है। आपको परफेक्ट से ज्यादा, हाँ मैं रेगुलर करता हूँ, डिसिप्लिन तरीके से करता हूँ, ये देखना होगा। और पहले लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करने हैं, उसका शॉर्ट टर्म में आपको चंक करने हैं, और कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो निकालना है मंथली बजट से, और हर महीना बजट करके उतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। सिर्फ प्रोसेस पे अगर आप ध्यान दो तो आपकी जर्नी बहुत ही इजी हो सकती है। यस, धन्यवाद। हम भी करेंगे खर्चे कम ताकि हम भी बन सके सिंघम। He was rank holder chartered accountant CA Abhijit Kolapkar. So thank you so much sir for the session. It was really wonderful. Now we will do the financial planning smartly after this session. We are privileged to have with us today the Honorable Governor of Uttarakhand, Lieutenant General Gurmeet Singh, who has always been a beacon of support for initiatives that contributes to the betterment of our society. Your presence here, sir, underscores the importance of financial and tax literacy in the broader context of the governance and public welfare. Now, it is time to call upon the chief guest of the program on the dais. Sir, please. I would also request CA Sushil Goyal, sir, to please come on the stage. CA Tajinder Kaur, Madam, Chairperson, Dehradun Branch, to please come on the dais to present memento to Governor, sir. So, as you know, the Institute of Chartered Accountants of India has completed its 75 years of existence. The memento is also depicting the old Parliament and the new Parliament House. This was a specially designed memento we are presenting to the Honorable Governor of Uttarakhand. It has the golden Garuda also, that is the emblem of the Institute of Chartered Accountants of India, and the newly launched 75 years logo in it. I would now request Governor Sir to present the memento to the Central Council member, CA Sushil Goyal, sir. Thank you so much, sir, for the honor. I would also request Governor Sir to please present the memento to CA Tajinder Kaur, Madam, Chairperson of Dehradun Branch of the ICAI. Thank you, sir. Now, I would request Honorable Governor Sir to please come on the dais, hold the mic, and we would listen to the words of wisdom from His Excellency. Sir, please.
Jai Hind. To be honest, the moments that we spent out here, I think it has empowered each one of us. ये जो वित्तीय एवं कर साक्षरता का सेमिनार है, इसका इफेक्ट पक्का होगा। एंड मैं ऐसा सोचता हूं कि ये जो आज पूरे परिवार ने इकट्ठा बैठकर मंथन किया है, और ऐसा लगता है अगर आपको अभी जीतना है तो जो अभी जीतने बोला है उसको समझना बहुत जरूरी है। इतने साधारण तरीके से, इतनी सिंप्लिसिटी से आपने जो हर एक पॉइंट को टच किया है, आपके जो अभिजीत के जो थंब रूल हैं, इन्होंने जो लेट और अर्ली, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, हम उत्तराखंड में हैं तो ऐसा लगता है ये जो वर्ड है टाइम, TIME, अगर उसमें ई और टी हटा दें तो ऐसे लगता है अपने आप से बोलता है आई एम महादेव महाकाल। और आज ये फर्क पता चला कि टाइम इज व्हाट स्पेल्स द डिफरेंस ऑफ इम्पैक्ट, इफेक्ट एंड रिजल्ट लेटर ऑन। ये जब मैं उत्तराखंड की पर्सनालिटी से देखता हूं तो पहले हमारे समाज के अंदर में मनी ऑर्डर इकॉनमी था। जो भी फौज में जो भी नौकरी करते थे उनके मनी ऑर्डर आते थे तो उसी इकॉनमी से चलता था। उसके बाद में हमने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत युवाओं को भेजा, उनके पैसे आते थे। लेकिन अभी इस क्षण में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ उसके अंदर में 3.5 लाख करोड़ का MOU साइन किया है, 84,000 करोड़ का ग्राउंडिंग की है। कहां मनी ऑर्डर इकॉनमी और कहां ये पल कि पूरी दुनिया ने यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हम तो सोच रहे थे शुरू में, हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना थी कि 1 लाख 1.5 लाख करोड़ हम MOU का टारगेट कर रहे थे। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हुआ? पूरे दुनिया का जो माहौल है, एनवायरमेंट है, इकोसिस्टम है, दे हैव गॉन टू इन्वेस्ट 3.5 लाख करोड़ रुपीस। इसका यह मतलब हुआ कि हमको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, फाइनेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कम इसकी अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग, जैसे आपने बताया, कल रात को आपने 4 दिन पहले का सेंसेक्स बताया, कल रात को 82,559.84 था। सूर्य गया, सनराइज हुआ, जब मार्केट ओपन हुआ तो एकदम 82,560 पहुंच गया। तो इट इज ग्रोइंग एवरी मोमेंट। So you got to keep a tap. I want to ask each one of you, how many of you keep a tap on how the money economy is growing in the nation? आज का निफ्टी क्या है? आज के दिन में डॉलर की कीमत कितनी है? कल रात को 83.94 था और आज सुबह जब ओपन हुआ तो 83.91। इतना चेंज हुआ। गोल्ड की कीमत 73,700। कहने का मकसद यह है कि एनालिटिकल व्यू ऑफ द एंटायर थिंग, ये एकदम सेंसेक्स जो कल रात को 82,559 था, दिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ द सॉर्ट। आपने जो स्लाइड दिखाया उसमें सबसे हायर जो मार्क था, that was at 62, 65, but yesterday it crossed 82,559. क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका के अंदर में जो लोन्स का इंटरेस्ट है वो थोड़ा डाउन हुआ। कहीं पर एक रिपल होता है
और किस प्रकार से पूरी इकॉनमी हिल जाती है, और हम सब इसका हिस्सा हैं। मेरे को भी, मैं तो पूरा जीवन फौजी रहा हूं, इसकी खास समझ नहीं रही है। आई नेवर बॉट ए शेयर और समथिंग ऑफ दैट नेचर। हम तो पूरा वाहिगुरु के सहारे कि पे में कितना आया है बस, और छोटी सी सिंपल प्लान, कहीं पर एफडी कर दिया, कहीं पे म्यूचुअल फंड कर दिया, कहीं पे एसआईपी कर दिया, किसी ने एडवाइस किया कर दिया। लेकिन आज जो आपने सिद्धांत बताए हैं वो बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आज पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर जो ज्ञान हासिल किया है, इसका मकसद ये था कि हम किस प्रकार से वित्तीय, फाइनेंशियल और कर संबंधित जो ज्ञान है उसको बढ़ाएं। ये तो स्पार्क लगाया है, ये तो ज्योति जलाई है। इसको आगे टू मेक इट पार्ट ऑफ योर एंटायर लाइफ, आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। इसकी एक्चुअली मतलब प्रायोरिटी है कि हम इसकी आवश्यकता को समझें। अगर हमको जिस प्रकार हम अपने लक्ष्य रखे हैं, राष्ट्र को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु का सपना है, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, और जिस प्रकार से 2050 में इकॉनमी को टारगेट करना है, तो उसके लिए हमको समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा, अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा पुराना सिस्टम था, संदूकड़ी में रख देते थे, कई लोग तो मटके के अंदर में रख देते थे, जमीन में दबा देते थे। वो वाला तरीका चलेगा नहीं। एक्चुअली मनी ग्रो करती है। जैसे अभिजीत जी ने बीच में एक शब्द बोला था, और वो शब्द था टका। जितना भी अग्र परिवार होता है, अग्रवाल, गोयल और आप सब यहां पर हैं, दे ऑल टॉक अबाउट टका, 4 टका। हम सोचते हैं मेरी जेब के अंदर में 100 रुपया है, मैं क्या टके की बात करूंगा। लेकिन ये जो टका है ना, ये जो 4%, 5%, यही एक सिद्धांत है जिससे एक प्रॉफिट का सेंस आता है। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास पैसा है तो इट मस्ट ग्रो, द मनी मस्ट ग्रो। उसके लिए इसकी नॉलेज, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो पूरा मार्केट है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, दिस फॉलोज ए प्रॉपर, जिस प्रकार फिजिक्स के लॉज होते हैं उसको फॉलो करता है। जिस प्रकार न्यूटन थ्योरी है, जिस प्रकार बर्नौली थ्योरम है, तो यू गॉट टू स्टडी दिस, यू गॉट टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ द एंटायर मनी मार्केट। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, हम सब नागरिकों की, ईच वन ऑफ अस, हमारा जो वित्तीय और कर संबंधी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है और नॉलेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये संपन्न, परफेक्ट होनी चाहिए। वी मस्ट लर्न अबाउट इट। कभी कभी हमारे सोसाइटी में ऐसा, हम लोग स्पेशली फौज में ऐसे बात करते थे, क्यों पैसे की बात कर रहा है, तू बनिया है क्या। बाद में समझ आया कि विदाउट knowing about the economy, economy is also element of power and element of war. लड़ाइयां इकोनॉमी के लिए होती हैं. Power is also a dimension of the economy. So it is important to understand economy. It's important to understand macro economy and the micro economy. Actually, to be honest, there's a big deficiency in our society to understand कि वित्तीय प्रबंधन क्या है, निवेश क्या है, बचत क्या है, और कराधान और ये जो टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल ये है, इनकी जानकारी दिस ए बहुत बड़ा अभाव है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट वी गो टू लर्न. हमको प्रायोरिटी से इसको सीखना पड़ेगा.
And I would like to appreciate Dr. तृप्ति, जो हमारे फाइनेंस कंट्रोलर हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने प्रायोरिटी देकर इस चीज को आज ऑर्गेनाइज किया है. एंड आई एम डीपली थैंकफुल टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कि आपने इतने सुंदर तरीके से आज का प्रोग्राम प्लान किया है, प्रैक्टिकलिटी दी है. एंड आई थिंक इट इज you should take this responsibility to educate people about finances, revenue, market, Sensex and these aspects of it. अगर हमारे पास में, हमारे प्रदेश के अंदर में 3.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, then we got to raise the aggregate knowledge about the finances for our own self. एक सर्वेक्षण, एक सेंसस किया हाल ही रिसेंटली, उसके मुताबिक 76% जो इन्वेस्टर हैं उनकी वित्तीय साक्षरता की बुनियादी समझ नहीं है. लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट, दैट 76% ऑफ द इन्वेस्टर्स दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस एंटायर साक्षरता विच वी आर टारगेटिंग. इसका मतलब ये टास्क बहुत बड़ा है. If we want to walk into a economy which is number one or number third, if we want to climb from the fifth that we are today, then we got to ensure that our masses get educated about the economy. ये जो economic culture है, इसको लाना पड़ेगा. ये सचमुच कहूं तो एक गंभीर चिंता का विषय है. यू वॉन्ट टू गो टू द टॉपेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विच वी डिजर्व, बट यू आर नॉट हैविंग द एप्रोप्रिएट नॉलेज टू बैक इट अप, दैट पैशन, दैट एक्सपर्टीज, दैट स्पेशलाइजेशन विच इज रिक्वायर्ड. मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य के लिए वील हैव टू प्लान दिस फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड आवर ओन ट्रेनिंग इन दिस सब्जेक्ट. एक और है, एक और फैक्ट है, बिकॉज द फैक्ट स्पीक सो लाउडली, कि भारत में केवल 4% से कम लोग ही आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं. रियलिटी, हम लोग बार बार रिटोरिक्स बोलते हैं कि टैक्स पे किया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट वी शाई अवे फ्रॉम दिस एंटायर टैक्सेशन प्रोसेस. और हमको ये भी मालूम है कि ये जो एंटायर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, ये आखिर में किस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए एट द नेशनल लेवल. ये सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्र निर्माण, उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है. इसी के माध्यम से जितनी भी हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, सामाजिक कल्याण योजनाएं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सेवाएं हैं, इसी से तो वित्त पोषित होती हैं. दे गेट मनी फ्रॉम दिस ओनली. So we have to understand the whole cycle of finance. I am very happy that today at least we have spoken about it. मैंने आमतौर पर देखा नहीं है कि ऐसे लेक्चर कहीं पर हो रहे हो, ऐसा सेमिनार कहीं पर हो रहा हो. आई एम डीपली थैंकफुल टू सुशील जी, रंजीत जी एंड आपको, आप मैम को, कि आपने एटलीस्ट हमको अवेयर किया है. ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, इन अ चार्टर्ड वे दैट यू आर गोइंग फॉर द अकाउंटेंसी. दिस ब्रिंग्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरी वन हु इज हैंडलिंग द फाइनेंसेस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी, जिस प्रकार से डिजिटाइजेशन हैज वॉक्ड इनटू आवर लाइफ, आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इसका महत्व समझें कि ये जो हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, जिस प्रकार से डिजिटाइजेशन एंड इकोनॉमी हैज गॉट कंबाइंड, वी गॉट टू लर्न, वी गॉट टू बी अवेयर अबाउट इट, वी गॉट टू बी अवेयर अबाउट द साइबर चैलेंजेस, दिस फ्रॉड्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट. इनफैक्ट बहुत खुशी होती है एक बात की कि
2014 के बाद में 53 करोड़ ने जनधन खाते खुले हैं. In fact, few of the changes which have taken place in our entire national scenario, ये जो अकाउंट्स खुले हैं, माइक्रो फाइनेंस स्कीम जो आई है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का आया है एक माहौल, which has really brought in everybody straight into the game of economic perspective of the nation. I think it is very important for us to understand cyber सुरक्षा, डिजिटल धोखाधड़ी और किस प्रकार से हमको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने समाज को एजुकेट करना पड़ेगा ऑन द डिजिटल वित्तीय साक्षरता. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट. बहुत खुशी है कि भारत सरकार ने जो एक विकास के लिए, एक प्रगति के लिए, एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, डिजिटल इंडिया की पहल, वित्तीय समावेशन, ऐसी योजनाएं जो हमारे नागरिकों के एक वित्तीय रूप से जो सशक्त करता है, विच एम्पावर्स अस. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ डू वी एजुकेट आवर ओन सेल्फ. हम अपने समाज में इसको समझने की किस प्रकार से कोशिश करें. आई वुड रिक्वेस्ट एंड एक्सॉर्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया दैट there is so much of vacuum in this, there is so much to be done on this, that you can really fill the space in this arena. हम सभी का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, टास्क है कि हम अपने स्वयं की वित्तीय और कर साक्षरता को अपनाएं. आज जो अभिजीत जी ने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सुंदर तरीके से, एक सरल तरीके से हमको बताया, ईच ऑफ द वर्ड ही सेड was fundamental. एक प्रिंसिपली एक बहुत ही सुंदर तरीके से किया है. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू प्रेजेंटेड 2 of your books. और कभी कभी लगता है क्या ये ही इज फॉर्चुनेट दैट ही इज बोर्न इन महाराष्ट्र और वो फाइनेंशियल कैपिटल है भारत की, दैट हिज पर्सनल नॉलेज ऑन दिस एस्पेक्ट इज सो मच. ये हम सब उत्तराखंडियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारी बेटियां बैठे हैं, जो हमारे युवा बैठे हैं, जो इस विषय के अंदर में आप आगे में यू आर एजुकेटिंग योर ओन सेल्फ. आई थिंक मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बी द एम्बेसडर ऑफ दिस थॉट कि हमको कोलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में थोड़ा अपना खुद का रिसर्च, खुद की लर्निंग, इसका स्केल को थोड़ा हाई करना पड़ेगा. आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे सैलरीड पर्सन है, सिक्योरिटी पर्सनल्स है, आप आए हैं. मैं तो सच कह रहा हूं और ऑनेस्टली कह रहा हूं कि एज ए आर्मी मैन हमको जब हम व्हेन आई वाज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, व्हेन आई जॉइंड द फौज, तो 3 चीजें ऐसे बोलते थे इनफॉर्मली कि डोंट टॉक अबाउट वुमेन और डोंट टॉक लाइक ए वुमेन. दूसरा था पैसे की बात मत करो, बनियागिरी मत करो. और तीसरा था पॉलिटिक्स की बात मत करो. आई थिंक वो ठीक था, पॉलिटिक्स की बात मत करो, डोंट टॉक लाइक ये वैसे कर, वो ठीक है. लेकिन ये जो पैसे वाली बात थी ना, वो बिल्कुल गलत थी. मेरे को ऐसा लगता है कि उसी वक्त से ये जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग है तभी से शुरू हो जानी चाहिए थी. ये जो आपने शब्द कहा कि एक सुदेश कहा, एक रमेश कहा, एक जो अर्ली इन्वेस्टर है और एक लेट इन्वेस्टर है, कितना उसका इंपैक्ट, इफेक्ट और कितना रिजल्ट उसको भुगतना पड़ा. 15% एक साइड, 5% एक साइड, लेकिन अंत में कितना फर्क हुआ. तो आई थिंक आई एम सो हैप्पी कि आज इस परिवार के अंदर में हमारी आर यूथ इज सिटिंग है. सो डोंट मेक द मिस्टेक of investing it later. I think that is the biggest lesson which I learned from your talk today. मैं सबको आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, एक्सहॉर्ट करता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन, देश के विकास में आपका योगदान वो तभी होगा, ये जो कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी, कलेक्टिव फाइनेंशियल अवेयरनेस होगी, देन वॉकिंग टू
the third place in the world dynamics of economy or walking to the first place in 2050 will not happen till the time each one of us invest in learning about this subject. और मेरे को तो लगता है कि उत्तराखंड और पहाड़ी इलाका और छोटा स्टेट को ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सेल्फ एजुकेशन इस पॉइंट के ऊपर में करें. आज का जो निचोड़ यही निकला है कि जो आपकी वित्तीय सुरक्षा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो आपके ही हाथ के अंदर में है. आपके पास में आज कितने पैसे हैं, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, आपके बुढ़ापे में आपके पास में क्या होगा, दैट डिपेंड ओनली ऑन यू. ये जो बचत योजनाएं हैं, द सेविंग स्कीम्स विच आर देयर, जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, जो पोस्टल ब्रांच की फैसिलिटीज हैं, जो ऋण का मतलब लोन्स का जो मैकेनिज्म है, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये जो डेप्थ का एरिया है, दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लेकिन how it is going to affect your pocket in the long-term perspective is important. I'm personally very happy that आज हमने बहुत एक पुण्य का कार्य किया है. अगर जो भी बातें आज इस परिवार ने सुनी हैं, सुशील जी ने और अभिजीत जी ने, रंजीत जी के आने से, तेजिंदर जी के आने से, तेजिंदर जी है ना आप? हाँ, तो आई एम राइट. इनके नाम देखिए, एक सुशील हैं, एक रण को जीतने वाले हैं, एक तेज है, तेजिंदर, और एक तो आपको अभी इंस्टेंट सोल्यूशन, अभी जीत का तरीका दिखा है. आई एम सो हैप्पी. I would like to compliment each one of you, Jasmeet Chaudhary ji, Rajat Chandra ji, Surya Prasad ji. I'm very happy that Doord University के students यहाँ आए हैं and you will spread this word ahead. I would like to appreciate the very focus that Raj Bhavan, जो सेक्रेटरी साहब ने, एडिशनल सेक्रेटरी, फाइनेंस कंट्रोलर साहब ने एक फोकस दिया है. And I'm definite about it, this is going to bring excellent results for each one of us. I would also request Institute of Chartered Accountancy of India कि आप कुछ एक प्रोग्राम चलाएं जहां पर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को इस चीज के अंदर में एजुकेट करें, क्योंकि मैंने देखा है कि दे आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल. उनकी इनकम, मैंने 3 साल से उनको देख रहा हूं कि उनकी इनकम हैज ट्रिपल्ड. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज रन सम ट्रेनिंग कैप्सूल्स फॉर देम दैट दे अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग. I want you to also address the population which has walked into the startups, entrepreneurship, और जो हमारे यूथ हैं. मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो साक्षरता अवेयरनेस जो आपने हमको बांटी है, इसको स्कूल में हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए कि हाउ एवरी चाइल्ड, एवरी यूथ, एवरी इंडियन इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इनटू द इकोनॉमी ऑफ द नेशन. एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ईच वन ऑफ यू, दैट वी गो टू क्रिएट, बिकॉज ये पूरा कैलकुलस जो अभिजीत जी ने बताया, उसके अंदर में कार्डिनल चीज थी आपकी इनकम क्या है. जब मैं इनकम को देखता हूं, इस वर्ड को, तो इन और कम क्या हो रहा है, क्या पैसे आपके पास में आ रहे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट हैव एक्स्ट्रा इनकम फॉर आवरसेल्फ. जो भी काम आप कर रहे हैं, उसके अलावा आपकी पैशन, आपका स्किल, आपकी एक्सीलेंस मस्ट ब्रिंग. आई हैव बीन ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इट कि हम किस प्रकार अपने ही घर में
जिस प्रकार हमारा पहाड़ी इलाका है, अपने ही घर में जो प्रभु का वरदान है, चाहे वो हनी के रूप में है, अरोमा के रूप में है, चाहे वो मिलेट्स के रूप में है, जो भी रूप में है, या जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, उससे आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ये पूरा जो फॉर्मूला बताया है, दिस इज ऑल अबाउट जनरेटिंग योर इनकम एंड हैंडलिंग दैट इनकम व्हेन इट कम्स टू यू फॉर इट्स ग्रोथ देयर आफ्टर। तो आई रिक्वेस्ट, ये जो एरेना है हमारा उत्तराखंड का, जहां पर वी आर ब्लेस्ड स्पेशली इन द एरिया ऑफ होम स्टे, स्पिरिचुअल टूरिज्म, हनी, अरोमा, मिलेट, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। आप जो लीडरशिप है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, प्लीज टेक ऑन दिस चैलेंज, हाउ टू एजुकेट दिस पीपल। ये हमारे पॉपुलेशन का, हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपने हमारी 50% जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, अगर आप इनको एजुकेट करेंगे तो दे आर द वन हु इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट डिविडेंड in this growth in our economy warfare which is there. मैं कल का ही पेपर देख रहा था। एक्चुअली व्हेन आई रिटायर्ड, उससे पहले मैं देखता नहीं था। देन आई स्टार्टेड सीइंग, जो ईटी आता है ना, इकोनॉमिक टाइम्स, उसको देखना शुरू किया तो बड़ा मजा आता है उसको देखकर। और ऐसा लगता है कि आपके सामने में जो पैसों की गंगा है वो बह रही है। एवरी डे द वॉल्यूम, कैपेसिटी, इंटेंसिटी इज गोइंग अहेड। कल का ही पेपर है, आज सुबह का ही पेपर है। इसमें लिखा है तेजी जारी, सेंसेक्स व निफ्टी फिर नई ऊंचाइयों पर। यू गॉट टू फाइंड आउट कैसे, क्यों। I would request each one of you sitting here, please get into the art of reading Economic Times or those newspapers which are dealing with economic subject. कभी कभी मेरे को लगता है कुबेर जी, जिसको हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में भंडार, पैसों का भंडार क्या कहा गया है, कुबेर जी कहां के रहने वाले थे वो? क्या आपको मालूम है कहां के रहने वाले थे वो? लक्ष्मी जी, उनका परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस क्या है? आप जब अगली बार बद्रीनाथ जी जाएंगे तो वहां पर लक्ष्मी जी का और कुबेर जी का स्थान वही है। मेरे को ऐसा लगता है कि कुबेर जी बिलोंग्स टू उत्तराखंड, लक्ष्मी जी बिलोंग्स टू उत्तराखंड। अगर ये दोनों ही देवी और देवता उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड के पास में सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमारे को एक फाइनेंशियल नॉलेज, जैसे महाराष्ट्र में है, आज अभिजीत जी ने प्रदर्शित किया, गुजरात में है, लेकिन हमारे सोच में, हमारे ज्ञान में, हमारे अवेयरनेस में उस लेवल की नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, हर एक, everyone who is sitting here, please take this challenge to educate people around yourself on this need to be financially aware. I think one thing is definite, कि collectively we would like to thank each one of you. आपने जो बोला, आपने जो ऑर्गेनाइज किया, मेकिंग अस अवेयर, इसका इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट हमारे ऊपर में तो पक्का होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। बट ये यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। माय रिक्वेस्ट इज, प्लीज इसका प्रचार प्रसार, बी ए ब्रांड एम्बेसिडर, और बाकियों को बताइए इसके बारे में। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि आज हमने पूरे परिवार ने इतने सुंदर टॉपिक के ऊपर में, इतना ऐसा टॉपिक जिसमें वी आर नॉट गुड, ऐसा टॉपिक विच इज अर्जेंटली नीडेड। अदरवाइज मैं अपने दिमाग में एज ए लीडर आई थिंक कि ये जो आज तो हमारे पास 3.5 लाख करोड़ आया है इन्वेस्टमेंट में,
अगर हमने अपने फाइनेंशियल अवेयरनेस को हाई किया, फाइनेंशियल एजुकेशन का हाई किया, तो आने वाले समय के अंदर में ये बहुत ही हाई लेवल में बिलियन और ट्रिलियन के इलाके में जाने वाला है. वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दैट चैलेंज, दैट ड्रीम, दैट संकल्प, और वो निश्चय के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच. नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद. Thank you, sir. Thank you for your address. Sadar Abhinandan, Dhanyavad. To Chartered Accountant Abhijit Kolapkar, sir, from Governor of Uttarakhand. I would now request a member of Institute of Chartered Accountants of India to please come for a photo opportunity, sir, please. Okay. Sir, I would like to say, when you said that in army there are three things that are said that we should not talk about: women, money, and politics. I can resonate with that thought because I also belong to army family. My father was in army, and he also used to say that don't talk about money, politics, and these things. But yes, I can say that we must talk about money because it is a very important factor when we talk about economic growth and the holistic growth of the country, and when we are leading towards becoming the Vishwa Guru. So it is one of the key factors that we must keep in our minds, and we must talk about it. Sir, thank you so much to be part of this program. And I would also like to apprise one thing, that out of 37 committees of the Institute of Chartered Accountants of India, we are having one committee that is totally dedicated to MSME and startups. That committee is these days running a bus that is running across the country, touching 75 cities of the country, where they will educate the people, especially targeting the MSME and startup sector. And the theme of that program this year is financial and tax literacy. So we are having a lot of program. The details of all the programs are available on the website, that is www.ici.org, where we are also educating the general masses in 12 regional languages, considering the importance of vernacular languages. So that was a brief about the institute work and what we are doing. And